कॉन्वर्जेसन ऑन द स्पॉट होगी, नेचुरल होगी, वी विल बी आवरसेल्व्स। तो स्टार्टिंग विद दैट सर, प्यार क्या होता है? प्यार मेरे ख्याल में ऑनेस्टली अगर प्यार को देखा जाए तो ये फीलिंग ऑफ अननोन होती है। ऑनेस्टली अननोन, कि आपको जब तक चीज़ें अननोन रहती हैं तो आप अगर अगला बंदा आपको अट्रैक्ट करता है, वो जैसे अननोन नोन में कन्वर्ट होता है तो फिर गालियाँ शुरू होती हैं, फिर लड़ाइयाँ शुरू होती हैं, तो आई थिंक कि चीज़ों को थोड़ा सा अननोन ही रखना चाहिए। ठीक है, सब चीज़ें एकदम से एक्सपोज नहीं करनी चाहिए, ताकि वो जो प्यार का एक एलिमेंट है वो बरकरार रहे। अच्छा, तो आपको प्यार हुआ कभी? बहुत दफ़ा हुआ, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि जो प्यार पहला होता है ना वही गुड होता है, लेकिन मैं बड़ी दफ़ा आजमाया ये। तो सर, प्यार की बात की जाए तो मसला एक ये है कि हमारी कौम को, या मुझे कम से कम, मैथ के साथ प्यार नहीं होता। इसकी क्या वजह है? आपको बहुत ज़्यादा प्यार है मैथ के साथ। अब देखिए, मैं आपको ऑनेस्टली एक बात बताता हूँ। हम इसको यूँ समझते हैं कि आप एक मूवी देख रहे हैं, ठीक है, और लेट्स से कुछ लोग बैठ के मूवी देख रहे हैं और आप बीच में आके बैठते हैं इन बिटवीन, ठीक है, लाइक इन द मिडल ऑफ द मूवी। अब मूवी बहुत अच्छी है, सब कुछ सेट है, लेकिन आप मुझे बताएं, आपको पीछे पता ही नहीं है इसका बैकग्राउंड क्या है, कहाँ कहाँ से स्टोरी स्टार्ट हुई, कैसे सब कुछ स्टार्ट हुआ, तो आपका इंटरेस्ट नेचुरली इस चीज़ में नहीं होगा। यू गॉट माई पॉइंट? तो बेसिकली हमारे जहाँ पे जो हमारा सबसे बड़ा मसला यहाँ पे है, जो हमारा अर्ली एजुकेशन है और इवन के मिडिल स्कूल के अंदर, आप देखिए वो टीचर जो वो खवातीन या वो टीचर जो घर में बैठ के वेली कुछ काम नहीं होता, वो स्कूल जाती हैं, कहती है हम सोच रही थी कि हम टीचर बन जाएं, और वहाँ पे जाके आप अपने बच्चों का वो क्रूशल टाइम जहाँ पे आपने उनकी वो फाउंडेशन बनानी होती है, आप पकड़ के उनको एक आम खवातीन के या एक आम खातून के जिसने बैचलर किया हुआ है या मतलब कोई भी बेसिक डिग्री की हुई है, और जाके वो पढ़ाना शुरू कर देगी, जहाँ पे बच्चे की फाउंडेशन नहीं बनेगी। उसके बाद जब आप उसको IGCSE में या मैट्रिक में लेके जाओगे, तो बच्चे को तो पीछे पता ही नहीं है मैथ्स के पीछे स्टोरी क्या है, ठीक है, तो ऑब्वियसली उसका इंटरेस्ट, उससे प्यार हो ही नहीं सकता। आप जब किसी बंदे के साथ आपको प्यार होता है, किसी बंदी के साथ आपको प्यार होता है, तो आप उसकी एक एक चीज़ जानने की कोशिश करते हो और आप उसको जानते जाते हो और आपको प्यार होता जाता है। यू गॉट माई पॉइंट? मतलब जब अगर मैथ के फाउंडेशंस के बारे में कुछ पता ही नहीं है या बैकग्राउंड के बारे में पता नहीं है, तो आपको प्यार कैसे हो सकता है? एग्जैक्ट। प्यार उधर से स्टार्ट होता है। तो अब यूथ में क्या ऑब्जर्व करते हैं कि मैथ के साथ कनेक्शन है, ज़्यादातर चिढ़ते ही हैं या ज़बरदस्ती सीन है, और इसका मतलब हमारा लिंक कितना है हमारी यूथ के सक्सेस रेशियो, कंट्री के सक्सेस रेशियो के साथ? देखिए, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं कि मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं करूंगा। आई एम श्योर कि आपको आइडिया है कि मैं पूरी दुनिया में इस टाइम टीच कर रहा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, और पूरी दुनिया में मैथ्स के जो हालात हैं वो कुछ ऐसे ही हैं ऑनेस्टली, कि अगर पूरी दुनिया में हम जैसे लोग मैथ टीच कर रहे हैं तो देयर इज़ अ रीज़न कि यार मैथ पूरी दुनिया में ठीक तरीके से नहीं पढ़ाई जा रही। होता बेसिकली क्या है कि अगेन हमारा जो सक्सेस रेशियो है मैथ्स में, अगर आपने ये पूछा कि मैथ्स में लोग मैथ्स को पसंद करते हैं नहीं करते, तो ऑब्वियसली नो, ठीक है। अब मेरे साथ जो लोग आके मैथ्स करते हैं, जब मैं उनको मैथ्स के फाउंडेशन बताता हूँ, हर चीज़ के पीछे वाली मैथ दिखाता हूँ, तो आप यकीन करें कि बच्चे कितने कितने बच्चों ने मुझे फीडबैक दिए, जो कि आप इंस्टाग्राम पे जाके देख सकते हैं, कि उन्होंने बोला कि आई विश के तमाम टीचर्स मैथ इस तरह से टीच करें। हम कोशिश करें, ठीक है, कि बच्चों को पीछे वाली मैथ दिखाई जाए, ठीक है। अब चूंकि मैथ्स अब देखिए, बच्चों का हम या हमारा भी बचपन से ये सवाल रहा है, 11वीं तक, 12वीं तक या A लेवल तक, कि यार हमने जितनी मैथ पढ़ी है इसका यूज़ किधर है। अब देखिए, एक बच्चा अगर ये सवाल कर रहा है तो इसका मतलब है कि ऑफ कोर्स उसको मैथ नहीं आती, यानी एक चीज़ आपने सीखी है, ठीक है। हमारे पास मैथ की इन्फॉर्मेशन है, मैथ का नॉलेज नहीं है। हमारे पास एक सुनी सुनाई बात है जिसको हमारे माँ बाप भी या जो बाप दादा है वो भी हमें ये बताते हैं कि यार प्रैक्टिस मेक्स योर मैथ परफेक्ट। दिस इज़ नॉट अ ट्रू थिंग, ये फुल ट्रूथ नहीं है। आई एम नॉट सेइंग कि प्रैक्टिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, ये 50% है उस पूरे अंडरस्टैंडिंग का। 50% आप प्रैक्टिस करते हो और आप प्रैक्टिस कर करके उस प्रोसेस को मेमोराइज कर लेते हो। आप किसी एक स्टेप की भी जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते। आप किसी भी बच्चे, इवन के जो A लेवल में बच्चा A स्टार ले रहा है, आप उस बच्चे से पूछें कि तुमने जो पहला स्टेप किया इसकी जस्टिफिकेशन क्या है, उसके पास जस्टिफिकेशन नहीं है। तो ऑब्वियसली जब आपके पास चीज़ों की जस्टिफिकेशन नहीं होगी, आपको नहीं पता कि हम जो कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, तो प्यार वाली बात तो बहुत दूर रह जाती है। फिर मैट्रिक है, FSC है वगैरह है, उसके मैथ के साथ क्या प्रॉब्लम है कि उसमें मतलब क्या बैकग्राउंड नहीं दिया जाता है, करिकुलम के साथ प्रॉब्लम है, रट्टा सिस्टम है, क्या इशू? तो मुझे जो बेसिक प्रॉब्लम मुझे नज़र आती है अपने एजुकेशन सिस्टम के अंदर, वो हमारी असेसमेंट है। देखिए, हमारी असेसमेंट बच्चे को एनफोर्स ही नहीं करती कि वो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड स्टडी करे। हमारे एग्ज़ाम कैसे आते हैं, हमारी मैथ्स की किताब में लेट्स सपोज
300 सवाल हैं टोटल। आप पिछले 15 साल के पेपर उठा के देख लें, उन 300 सवालों में से ही सवाल एग्जैक्ट सेम नंबर सेम प्रोसेस। तो आप तो उस मैथ के प्रोसेस को स्टेप्स को याद भी कर सकते हो। हमारा मैथ याद भी किया जा सकता है, हमारी फिजिक्स याद भी की जा सकती है। तो जब तक आप अपना असेसमेंट मैथड ही चेंज नहीं करेंगे, वो बच्चों को इन्फोर्स ही नहीं करेगा कि यार आप कॉन्सेप्ट लेके आओ, और वो टीचर्स को इन्फोर्स ही नहीं करेगा कि बच्चों के स्किल डेवलप करो, यही तो इशू है। बच्चा अगर आपको एक स्क्रैच के साथ दे दिया है ज़ीरो, इसके अंदर ज़ीरो इनपुट अभी तक किया गया है अबाउट मैथ्स, अबाउट सब्जेक्ट्स, और इफ़ यू हैव टू बिल्ड दैट चाइल्ड अप कि यार ही लाइक्स मैथ और अदर सब्जेक्ट्स, आप क्या उसके अंदर इनपुट करेंगे, स्टार्ट क्या लेंगे? अच्छा, अब बेसिकली मैं क्या करता हूँ, बेसिकली मैं क्या करूँगा, आपको बिल्कुल बेसिक नंबर से स्टार्ट करूँगा, ठीक है। और नंबर्स के अंदर मैं आपको बताऊँगा नंबर की फाउंडेशन कैसे है, कौन सा नंबर पहले डिस्कवर हुआ, कैसे डिस्कवर हुआ, किन हालात में। देखें, तमाम जो डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन है कुछ सिनेरियोज़ के अंदर होती हैं, ठीक है। आप बच्चों को वो सिनेरियोज़ दिखाओ कि मतलब आपने नेचुरल नंबर डिस्कवर किए, फिर उसके बाद आपने ज़ीरो डिस्कवर किया, ज़ीरो की ज़रूरत क्यों पेश आई, आपको नेगेटिव नंबर्स क्यों रिक्वायर्ड थे, किन हालात में उन्होंने सोचा कि यार कुछ और नंबर्स हो सकते हैं, हमारा इतने नंबर्स के साथ गुजारा नहीं हो रहा। देन दे केम अप विद द कॉन्सेप्ट ऑफ रैशनल नंबर्स, इरैशनल। अब ये तमाम नंबर्स जो हैं, ये एक सिचुएशन, एक प्रॉब्लम बेस्ड के मतलब प्रॉब्लम्स थी जिनकी बेसिस के ऊपर आपने इनको इन्वेंट या डिस्कवर किया, ठीक है। अब जब आप बच्चों को एक एलिमेंट, एक चीज़ होती है IB सिस्टम के उनके थेरी ऑफ नॉलेज, ठीक है। वो बेसिकली क्या है, क्वेश्चनिंग योर ऑन नॉलेज। जब बच्चे को डे वन से आप ये चीज़ें दिखाओगे यार कि वाई वी यूज़ एक्स इन द मैथ्स, वाई एक्स इज़ ऑलवेज अननोन, ठीक है। व्हाट इज़ पाई, आप एक बच्चे से पूछो पाई क्या, वो कहता है 3.14, वो तो भाई उसकी वैल्यू है, कॉन्सेप्ट ऑफ पाई क्या, नोबडी नोज, ठीक है। एक सिंपल सा सवाल है कि यार एरिया सर्कल का पाई आर स्क्वायर क्यों होता है, हमने कभी सोचा नहीं। हमारे पास जो क्वेश्चन करने की सलाहियत है ना, वो हमारा एजुकेशन सिस्टम, हमारा पर्टिकुलरली हमारा एजुकेशन सिस्टम वो छीन लेता है बच्चे से। तो जब आप सवाल करने की जो सलाहियत है वो बच्चे से छीन लेंगे, तो बच्चा तो फिर आपसे इन्फॉर्मेशन लेगा और उसमें उन बोरोड थॉट्स को आगे लेके जाएगा। उसको कुछ नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, और वो कभी एक अच्छा थिंकर नहीं बन सकता। कभी कभी कोई स्टूडेंट निकल आता है जो बंदा कहता है यार जय तू स्टूडेंट ना होना ना, मैं सुन मारने तो कभी हुआ इस तरह? बहुत दफ़ा हुआ है। तो उसको किस तरह रिटेलिएट करते हैं टीचर्स? नौकरी का सोचते हैं या? देखिए, हमारे जो एजुकेशन सिस्टम में जिसमें हमने काम किया, जैसे मैंने हेड स्टार्ट में काम किया, बीकन हाउस न्यूलैंड्स में काम किया, तो यहाँ पे टीचर्स बेचारे के हाथ बंधे हुए होते हैं, ठीक है। हालांकि अंदर से हमें बहुत सख्त गुस्सा आ रहा होता है, जो सही बात है, मतलब सही तब चढ़ रही होती है बच्चों के ऊपर। लेकिन ऑब्वियसली स्कूल की पॉलिसीज़ होती हैं और आपने विद इन दोज पॉलिसीज़ उनको डील करना होता है। तो बस देखिए, इग्नोर करते हैं, बर्दाश्त करते हैं, सीधी बात है। कोशिश ये करते हैं नहीं। और ऐसे खोलने का मौका किधर मिलता है? आई थिंक गवर्नमेंट स्कूलों में चले जाओ तो फिर आपको ये मौके मिल जाते हैं। हमारे मुल्क के अंदर डिफरेंट क्लासेस हैं जो हम अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली जो है हम लोग उसको कैरी ऑन करते हैं। स्पेशल एजुकेशन सेक्टर में बच्चे के 3 से 4 पाथवेज होते हैं जिसमें वो जो है, एक मदरसा सिस्टम होता है जिसने हिफ्ज़ करना होता है, एक पब्लिक स्कूल होता है उसमें भी फिर कैटेगरीज है, मैट्रिक एफएससी, एक प्राइवेट स्कूल है और फिर एक प्राइवेट में भी एलीट क्लास आती है, ठीक है। हम स्पेसिफिकली नाम नहीं मेंशन करेंगे इंस्टीट्यूट्स के, लेकिन आपको उनके अंदर क्या डिफरेंस नज़र आता है? ये 4 कैटेगरीज हैं और आपके इनके बारे में ओपिनियन क्या है? मेरा इंटरेक्शन ऑलमोस्ट रहा है इवन कि मदरसे के बच्चों से, नॉट एज पर द टीचिंग इज़ कंसर्न, लेकिन ऑब्वियसली मतलब हम, मेरी फैमिली में भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जो मदरसे में पढ़ते हैं। अब होता क्या बेसिकली कि हम क्या करते हैं कि जो मदरसे का बच्चा है, मदरसे का अगर आप करिकुलम उठा के देखें तो दैट इज़ प्योरली बेस्ड ऑन कुरान एंड हदीस, ऑब्वियसली और अब मुझे बताएं कि इसमें जिसमें बच्चे को सवाल करने, अब हम यूँ इसको डिवाइड यूँ कर रहे होते हैं कि देखें ये दुनियावी तालीम है और ये दीन की तालीम है, ठीक है। जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, जो हम फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ की बात करते हैं उसको हम दुनिया की तालीम कह देते हैं, और बाकी जो मदरसे की तालीम है उसको हम दीनी तालीम कहते हैं। अब मेरे ख्याल में अगर आप कुरान पाक उठाएं और आपको 414 आयात के अंदर ये बात की गई है कि एक्सप्लोर द वर्ल्ड, अब एक्सप्लोरेशन जब आप उसकी बात की जाती है तो वो सारी साइंस है। तो इसका मतलब है आप सबसे पहले तो हमें ये जो डिवीज़न की फाउंडेशन है वो ये माइंड से निकालनी होगी कि देखें, आप जो ये तालीम हासिल करें दुनियावी तालीम नहीं है, ये भी दीन की ही तालीम है। आप देखें, सबसे बड़ा जो दीन का काम है ना, हम हमारे नज़दीक जो मज़हब है वो हम उसको पूरा दीन समझ बैठते हैं, हालांकि जो दीन वर्ड है इट्स अ वेरी बिग वर्ड, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर आप
आज के मुआशरे में बच्चे को इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं और उसे कहते हो अगर इकोनॉमिक्स पढ़ो, और इकोनॉमिक्स पढ़ के बच्चे ऐसा इकोनॉमिकल सिस्टम लेके आए जिसके अंदर जो कि प्रॉपर इस्लामिक बेसिस के ऊपर हो, तो वो आपको सिर्फ मदरसे से पढ़ के इस तरह का सिस्टम डेवलप नहीं कर सकते। आपको पहले अपने सिस्टम को समझना होगा। मैं कहता हूँ कि क्या ही अच्छा हो अगर हमारे उलमाए दीन जो हैं, ठीक है, अब उलमाए दीन इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मदरसा, क्या ही अच्छा हो हमारा उलमाए दीन जो है वो एक साइंटिस्ट भी हो, आप सोचें, और क्या ही अच्छा हो हमारा साइंटिस्ट एक आलम दीन भी हो। तो हमारे जब हम किसी आलम दीन से सवाल पूछते हैं तो वो सिर्फ उस एक गिवन करिकुलम के अंदर रह के हमें जवाब देता है, जिसको साइंस के बारे में, जिसको इस दुनिया के बारे में कुछ आइडिया नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब है जिस तरह हसन अंसारी बात करते होते हैं कि वो अगर आपका नॉलेज, आपका जो तालीम है अगर गिवन टाइम के साथ हम आहंग नहीं होगी तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे, वो तालीम बेकार है। तो बेसिकली गिवन टाइम के अंदर जो एजुकेशन सिस्टम है हमारा यही है, जिसके अंदर हम इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, साइंस और ये आर्ट्स वगैरह पढ़ रहे हैं, ये बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, अब उन बच्चों की अगर बात की जाए तो आप उनसे बात करके देखेंगे उनकी थिंकिंग स्किल्स, उनकी रिस्क टेकिंग एबिलिटीज़ वो बिल्कुल है ही नहीं है, बिकॉज दे आर लाइक पीपल इन आ रूम जिनके लिए पूरी दुनिया, जिनको ये सिखाया जाता है कि पूरी दुनिया आपके लिए यही है, ठीक है। ऑन दी अदर साइड अगर आप इस एलीट सिस्टम के अंदर आते हैं, जो मॉडर्न हमारा एजुकेशन सिस्टम है इसके अंदर आते हैं, तो इसके अंदर हम बेसिकली वेस्ट को फॉलो करते हैं, और हम इस तरह से फॉलो करते हैं कि हम अपने कल्चर को भी छोड़ देते हैं, जो कि आई थिंक इट्स नॉट अ राइट वे। कि आपको जो कि मैं देखता हूँ कि अगर मैं अगेन स्कूलों के मैं नाम नहीं लूँगा, जितने भी टॉप स्कूल हैं वहाँ पे आप देखें इवन की यूनिवर्सिटीज़ में इस तरह के इवेंट्स सेलिब्रेट किए जाते हैं जो कि वेस्ट के अंदर, वेस्ट से हमने उठाए हैं। तो आई थिंक हमें सिर्फ ये करना चाहिए कि जो हमारी क्लासेस हैं इनकी डिवीज़न को ख़त्म करने के लिए बहुत बड़ा काम है ये। आई थिंक कि इतना आसान काम नहीं है, लाइक नियर टू इम्पॉसिबल है, बट द थिंग इज़ कि अगर हमने इन क्लासेस की डिवीज़न को ख़त्म करना है तो हमें ये दीनी और दुनियावी तालीम के फ़र्क को ख़त्म करना होगा कि एवरीथिंग दैट यू डू इज़ जस्ट एजुकेशन। और आप चाहे साइंटिस्ट बनो, चाहे आई वुड से कि जिस तरह लोग बात करते हैं कि यार आइंस्टाइन को अगर आप मौलाना आइंस्टाइन भी कह दो तो फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज आई थिंक उस अल्लाह तक पहुंचने के मुझे लगता है कि सिर्फ एक वे नहीं है, ठीक है, उसको अप्रोच करने के, उसको हासिल करने के बहुत सारे रास्ते हैं, ठीक है। चूँकि हमारा अल्टीमेट पर्पज़ ये होता है कि हमें अल्लाह तक रसाई हासिल करनी है, तो आई थिंक उसके बहुत सारे वेज़ हैं। अगर आप आइंस्टाइन को देखें तो उसने दुनिया के कानून को एक्सप्लोर करके ये चीज़ आइडेंटिफाई की होगी, फाइंड आउट किया होगा कि यार देयर इज़ सम पावर हु इज़ कंट्रोलिंग ऑल दिस, ठीक है। तो आई थिंक ये सबसे पहले हमें ये जो फ़र्क है ये ख़त्म करना होगा, तो हमारी क्लासेस नेचुरली कम हो सकती हैं। मदरसा सिस्टम में अभी फ़िलहाल जो हमारे डेवलप सिटीज़ हैं उधर मैंने थोड़ा बहुत डिफरेंस नोटिस किया है कि उधर अभी आईटी इन्वॉल्व कर रहे हैं, कुछ कंप्यूटर्स वगैरह इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन अभी भी रूरल एरियाज़ के अंदर वही सिस्टम है पुराना वाला। तो मतलब फॉर द मदरसा सिस्टम ये और ने, ये आप कहते हैं कि आपने बेसिकली भी ये कहा कि दोनों को एक नेचुरल और ब्यूटीफुल वे में सबमर्ज होना चाहिए। सो फॉर द मदरसा सिस्टम मतलब ये और ने, देखिए आई थिंक एक जनरेशन गैप है। आई थिंक जो आपके मदरसा सिस्टम में आपने उठा के कंप्यूटर्स रख दिए और मतलब इंटरनेट लगा दिया, पर अगेन देखें जो टीचर्स आपको टीच कर रहे हैं, जो आलिम दीन बने हुए हैं, जिनको आपने दुनियावी तालीम नहीं सिखाई, अब आप उनके बारे में क्या बात करेंगे। वो पढ़ाने वाला तो वो देखें वो डिलीवर तो वही कर रहे हैं, जो नीचे तक फ्लो हो रहा है वो तो वही डोमिनेंट जो है वो मज़हब ही है, उसके ऊपर जो मज़हब सिखाया जा रहा है बच्चों को, ठीक है। तो आई थिंक इट विल टेक टाइम, इवन कि अगर आप वहाँ पे उनको दुनियावी तालीम, जिसको बकौल दुनियावी तालीम हमारा मुल्ला कहेगा कि दुनियावी तालीम सिखाई भी जाए, तो फिर भी आई थिंक इट विल टेक टाइम कि वो चीज़ें डेवलप होंगी, वो टीचर्स डेवलप होंगे, ठीक है, जो कि दीन और दुनिया का तालीम, दीन और दुनिया की जो तालीम में बैलेंस क्रिएट करेंगे, और फिर जब वो आगे ट्रांसफ़र करेंगे नॉलेज, आई थिंक देन द चेंज विल कम। फिर आपको वो डिफरेंस वो कम होगा, आप ये नहीं कह सकते ख़त्म हो जाएगा, आपको डिफरेंस कम होता नज़र आएगा, जो कि एक हमारे कैम्ब्रिज सिस्टम के अंदर है या हमारे अपने सिस्टम के अंदर और एक मदरसे स्टूडेंट के अंदर है, आपको डिफरेंस काफ़ी कम होता नज़र आएगा। ऑप्शन 1 हो गई मदरसा की, ऑप्शन 2 ये है जो दूसरा रूट स्टूडेंट चूज़ करता है वो पब्लिक स्कूल्स का है। सो व्हाट अबाउट पब्लिक स्कूल्स, उनका सिस्टम है करिकुलम, अभी रिसेंटली सिंगल नेशनल करिकुलम प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, अब देखें सिंगल नेशनल करिकुलम प्रोग्राम तो आई वुड से कि यार मतलब इसके प्रॉस भी हैं कॉन्स भी हैं, ठीक है।
मतलब बात ये कि आप इसको किस तरह से एवेलुएट करते हैं। मेरे ख्याल में जो हमारे पब्लिक सिस्टम के अंदर एक जो मतलब जिसको प्लसेस मुझे नज़र आते हैं वो ये होता है कि देखें, आप सबसे पहली बात है कि आप एक लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर रह के काम करते हैं, ठीक है, और आपकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, यू गेट मोर चांसेस टू इंटरेक्ट विद सो मेनी स्टूडेंट्स, ठीक है। अब बड़ी क्लास देखें, क्लास में मैं कहता हूँ 20 बच्चे भी हों तो आप इंडिविजुअलाइज अटेंशन नहीं दे सकते 40 मिनट की या 50 मिनट की क्लास में। तो आई वुड से कि यार क्लास में बच्चे ज़्यादा होने चाहिए, ताकि बच्चों को स्कूल में बच्चा इंटरेक्शन सीख रहा होता है मेरे ख्याल से, और आपकी इंटरेक्शन इज़ द समथिंग दैट। लेकिन मतलब स्कूल में अगर 8 या 9 घंटे, उसमें 6 घंटे बच्चा जो है वो क्लासों में, और 6 घंटे तो उसको बोलने की परमिशन ही नहीं दी जाती, चुप करके टीचर को सुनो। दैट्स द पॉइंट। अब देखें ना, यही पॉइंट है, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर जो टीचर्स हैं वो जब तक चेंज नहीं होंगे, उनके अंदर जब तक चेंज नहीं होगा तो वो चेंज आपको बच्चों में नज़र नहीं आएगी। यू गॉट माई पॉइंट। हमें एजुकेशन सिस्टम में बच्चों को सबसे पहली बात है कि सवाल, चाहे वो पब्लिक सिस्टम हो चाहे वो प्राइवेट सिस्टम हो, हमें उस सिस्टम में बच्चों को इनक्रेज करना चाहिए कि वो सवाल करें, चाहे, और कोई भी सवाल स्टूपिड नहीं होता ऑनेस्टली, हर सवाल का कोई ना कोई जवाब होगा। हमें नहीं आता एज अ टीचर, या हम उसको अपनी ईगो पे ले लें तो वो अलग बात, और ये लिया जाता है कि क्लास में अगर टीचर प्राइवेट, मुझे याद है कि मैं सबक फाउंडेशन में था जब मैंने वो वीडियोस डेवलप किए थे मैथ्स के और फिज़िक्स के, तो हम वो वीडियोस जो है लेके कुछ पब्लिक स्कूलों में गए थे, और मैंने प्रोफेसर से बात की, मैंने कहा सर ये हमने वीडियो बनाया, एक हमारी छोटी सी एफर्ट, ऑब्वियसली आप इसको ज़रा देखें कि इसमें क्या बेहतरी लाई जा सकती है। वो कहता है बेटा अब आप हमें पढ़ाएंगे, आपकी इतनी उम्र नहीं है जितना मेरा तजर्बा है पढ़ाने में, अब लिटरली यू कांट डू एनीथिंग, आप क्या करेंगे वहाँ पे। वैसे होना चाहिए। नहीं, ऑब्वियसली ऐसा नहीं होना चाहिए, डेफिनेटली ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब उनको आप हिला भी नहीं सकते, क्योंकि पूरा एजुकेशन सिस्टम आपका फ़िलहाल जैसे भी चल रहा है उन पे चल रहा है, ठीक है। और एक मतलब जिस तरह से हायरिंग्स होती हैं पाकिस्तान में, जिस तरह से सिस्टम चल रहे हैं आपको पता है, तो आई थिंक चेंज जो आएगा इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। अभी हम चलें एटलीस्ट एजुकेशन सिस्टम के अंदर हम सिंगल करिकुलम की तरफ आए हैं, तो हमने थोड़ा सा हिलाया है। तो कौन सी जनरेशन से यू हैव द मोस्ट एक्सपेक्टेशन कि ये अगली वाली, ये जेनजी है, उससे भी अगली, उससे भी अगली, ये चेंज लाएगी? जैसे लगता है कि 50 साल लगेंगे, ऑनेस्टली 50 साल लगेंगे कि आप इस लेवल पे आ जाएं कि आपके पास क्लास में एक ऐसे टीचर हों जिसमें टीचर की आवाज़ कम आए, स्टूडेंट की आवाज़ ज़्यादा आ रही हो उस क्लास। हमें एक ऐसे क्लासरूम चाहिए जहाँ पे स्टूडेंट बोले और टीचर खामोश रहे, बिकॉज मेरा मानना ये है सीखता वो है जो सुनता भी है और बोलता भी है। यू गॉट माय तो एक आपने क्लास स्ट्रेंथ की बात की, 20 भी हो 40 भी हो, एक ही बात है, आइडियल क्या होनी चाहिए क्लास स्ट्रेंथ? देखिए, आइडियली 20 इज़ अ गुड नंबर। मैं सिर्फ ये बात करूँगा, देखें हमारे जितने भी एजुकेशन सिस्टम हैं, चाहे प्राइवेट है पब्लिक है, हर बच्चे को स्कूल, मुझे ऐसे लगता है एकेडेमिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता ही नहीं है। अब हर बच्चा देखें ट्यूशन रख रहे हैं, कैम्ब्रिज सिस्टम की बात हो जहाँ पे आप 20,000 रुपये फ़ीस दे रहे हैं या 2 लाख रुपए मंथली फ़ीस दे रहे हैं, वो बच्चा इन दी एंड ट्यूशन रख रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि स्कूल जो हम बच्चे को भेज रहे हैं वो तो बेसिकली वो सोशलाइजेशन सीख रहा है। तो ठीक है, फिर सोशलाइजेशन जब आपने सिखानी है तो आप फिर उसके अंदर ज़्यादा डाइवर्सिटी लेके आएं, स्ट्रेंथ बढ़ा दें, ताकि ज़्यादा डाइवर्सिटी हो, बच्चों को ज़्यादा इस तरह की उनके दरमियान लड़ाइयाँ हों, उनके दरमियान प्रॉब्लम्स हों, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। तो फिर सोशलाइजेशन प्रॉपर तरीके से सिखाएं। एकेडेमिया तो इवेंचुअली स्कूल आपने ट्यूटरिंग से या पर्सनल ट्यूटर्स रख के ही कराना है। तो प्राइवेट और पब्लिक में फिर क्या डिफरेंस आ गया? पब्लिक की डिस्क्रिप्शन दे दी, प्राइवेट में भी सेम आपको लगता है स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है? डेफिनेटली प्राइवेट में देखें, प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम में मुझे ऐसे जो चीज़ लगती है वो सिर्फ ये है कि हमारे बच्चे को आप एक अंग्रेज़ी एक वाहिद एक एलिमेंट है जो आई थिंक डिफरेंशिएट करता है एक पब्लिक स्कूल के बच्चे को प्राइवेट स्कूल के बच्चे के साथ। क्योंकि जो प्राइवेट स्कूल का बच्चा होगा ऑब्वियसली ही विल गेट मोर अपॉर्चुनिटीज़ टू स्पीक इंग्लिश, तो वो अंग्रेज़ी में बात कर लेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ऑब्वियसली वहाँ पे दे हैव गुड मनी, और उसके बाद रिसोर्सेज उनके पास ज़्यादा होते हैं, तो वो चीज़ों की मतलब एक्सपोजर ज़्यादा देते हैं बच्चों को, जिससे उनकी जो विजुअलाइजेशन बेहतर होती है। विजुअलाइजेशन बेहतर होने से आई थिंक दे आर गुड, उनके पास डिबेट करने की आर्ग्यू करने की एबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। जबकि हमारा जो पब्लिक स्कूल का बच्चा है वो विद इन लिमिटेड रिसोर्सेज ही हैज़ टू थिंक ऑफ कि मैं इन लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर यही वाले काम कैसे करूँगा। तो आई थिंक ही बिकम्स अ बेटर थिंकर अगर टीचर वहाँ पे हम ठीक इंडल्ज कर दे। अब ऐसा नहीं हो रहा, बट आई वुड से कि मैं एक पब्लिक टीचर को जानता हूँ जो कि पब्लिक स्कूल सिस्टम में टीच करता है। ऑनेस्टली ही इज़ अमेजिंग, और वो देखें कि वो वाकई वो काम कर रहे हैं, उसको आई थिंक जॉब की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन ऐसे टीचर्स की परसेंटेज कम है ना? बहुत कम है, दैट्स द पॉइंट एक्चुअली, यही तो इशू है। ऐसे स्कूल की ऐसे टीचर्स की परसेंटेज बहुत कम है, बल्कि ना होने के बराबर है। तो अगर प्रोडक्ट के अंदर डिफरेंस देखा जाए, प्रोडक्ट ए है स्टूडेंट फ्रॉम पब्लिक स्कूल, प्रोडक्ट बी है स्टूडेंट फ्रॉम
प्राइवेट स्कूल, डिफरेंस नज़र आता है? देखें डिफरेंस तो डेफिनेटली है। देखें आपकी जॉब जो है वो सिर्फ आपकी एजुकेशन पे तो नहीं हो रही। हम आप किस तरह से आप बेसिकली हम जो है वो सक्सेस रेट किस तरह से गेज कर रहे होते हैं कि कोई कौन बंदा अपनी एजुकेशन ख़त्म करने के बाद किस लेवल पे पहुंचा है, दैट्स द पॉइंट। अब देखें जो गरीब आदमी का बच्चा है उसके तो रेफरेंसेस नहीं है। पाकिस्तान के अंदर रेफरेंस चलता है, पाकिस्तान के अंदर पैसा चलता है। आप फॉर एग्जांपल आप प्राइवेट स्कूल से पढ़े हैं, मैं पब्लिक स्कूल से पढ़ा हूँ। मैं हो सकता है आपसे एजुकेशन में बेहतर हूँ, लेकिन मैं उस लेवल पे नहीं पहुँच सकूँगा जहाँ पे आप पहुँचेंगे। सो दैट्स अ डिफरेंस। तो आप क्या कह सकते हैं इस बेसिस के ऊपर? यू कांट डिसाइड कि यार पब्लिक स्कूल जो है वो हमारे बिल्कुल फारिग है। तो पब्लिक स्कूल की बात होगी, प्राइवेट स्कूल की बात हो गई, इज़ इट वर्थ इट अपग्रेड? अगर पोटेंशियल है अपग्रेड करने की फ्रॉम पब्लिक टू प्राइवेट, करना चाहिए अपग्रेड आप मतलब स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव में स्टूडेंट? देखें अगर मैं ऑब्वियसली बात करूंगा तो पब्लिक स्कूल हम अगेन जैसे हमारी सक्सेस रेट डिपेंड करती है कि आपके लिंक्स कितने, आपके रेफरेंसेस कितने हैं और आप अंग्रेज़ी कितनी अच्छी बोलते हैं। तो डेफिनेटली दिस इज़ द नीड ऑफ द टाइम। तो आई वुड से कि इफ़ पेरेंट्स कैन अफोर्ड तो उनको बच्चों को पब्लिक स्कूल से उठा के प्राइवेट में डाल देना चाहिए। मॉडल मतलब ये एक ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 2 ये है कि आप बच्चों को प्राइवेट पब्लिक स्कूल में रहने दें, क्योंकि इवेंचुअली बेस आपका कैरियर का रहा होता है आपके एकेडमिया के ऊपर और अगेन रेफरेंसेस एंड ऑल दैट। लेकिन अब ये है कि आप बच्चे को एक अच्छी सी ट्यूशन रखवा दें, क्योंकि इवेंचुअली आपने प्राइवेट स्कूल में पढ़ा के भी ट्यूशन रखवानी है। अब मेरे हिसाब से इधर मुझे 2 प्रॉब्लम नज़र आते हैं। एक ये कि हमें पब्लिक से प्राइवेट स्कूल अपग्रेड लगता है, जो कि मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। पब्लिक स्कूल वहाँ पे हैं जहाँ पे आपका आधे से ज़्यादा माशरा और आगे की यूथ पढ़ती है। तो अगर उसका स्टैंडर्ड बुरा है तो वो एक कंसर्निंग बात है, राइट। दूसरा इसके अंदर मुझे जो रेड फ्लैग नज़र आता है वो ये है कि प्राइवेट स्कूल आप बच्चे को भेज रहे हो, प्रीमियम पे कर रहे हो, बेहतर टीचर आ रहे हो और फिर भी ट्यूशन। डेफिनेटली ये है, ऐसा ही है, दिस इज़ ट्रू। तो ये मॉडल मतलब आपको सही लगता है? नहीं मैं वही कह रहा हूँ कि आप बच्चे को पब्लिक में जो मैं फॉलो करता हूँ, जो मुझे लगता है ये मॉडल बेहतर है कि आप बच्चे को पब्लिक स्कूल में रहने दो, ठीक है, और उसको एक अच्छी सी ट्यूशन रखवा दो जो कि इवेंचुअली आपने रखवानी है। तो उससे बेहतर है कि आप अच्छी ट्यूशन रखवा दो जो कि एटलीस्ट बच्चे का एकेडमिया कवर कर दी जाए। मेरे हिसाब से अब बच्चे को पढ़ने के लिए ना एक लैपटॉप और एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए और बैंक के अंदर थोड़े से पैसे चाहिए, ठीक है। वो जितना ऑनलाइन अब सीख सकता है, जितना ऑनलाइन कोर्सेज सीख सकता है, मेरे हिसाब से कि अब वो एक्सक्यूज़ नहीं रहा कि पब्लिक प्राइवेट। मैंने ऐसी पर्सनालिटीज़ देखी हैं जो कि पब्लिक स्कूल से पढ़ के प्राइवेट वालों से आगे जा चुकी हैं, और ऐसी पर्सनालिटीज़ देखी हैं जो कि प्राइवेट में भी बहुत आगे गई हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वो पर्सनालिटीज़ हैं जो प्राइवेट में रह के भी कुछ नहीं कर पाए। मैं आई स्टार्ट विद द पब्लिक स्कूल, ठीक है, फिर आई वेंट टू APS, फिर मैं यहाँ पे इस्लामाबाद में आ गया यूनिवर्सिटी से, कोई बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से। ऑनेस्टली आई डेंट गेट माई ग्रेजुएशन, लेकिन बात सिंपल ये है कि हमने इंटरनेट के थ्रू ही, खान अकेडमी के थ्रू ही हमने सीखा, ठीक है। और सिर्फ एक बात थी जो कि आई थिंक जिसकी मैं स्टार्ट में बात कर रहा था कि आई थिंक आई वॉज अ गुड थिंकर एट मैथ्स। मुझे हमेशा से ये रहा था कि यार जो मैं मैथ्स कर रहा हूँ, जो ये फार्मूलाज हैं, ये क्यों हैं, इनके पीछे क्या है, ये क्यों डिस्कवर हुए इनके पीछे। और आई ट्राई टू फाइंड आउट दोज रीजंस। और आज मैं आई थिंक यही चीज़ इंटरनेशनल मार्केट में सेल कर रहा हूँ कि एक गोरा जो आता है वो मेरी टीचिंग को पसंद क्यों करता है कि यार मैं वो चीज़ उसको बता रहा हूँ जिसे उसका वो टीचर भी नहीं बता रहा। सो बेसिकली ये एक्सेप्शंस आपके पास हैं। अगर आपके पास इंटरनल मोटिवेशन है तो आई थिंक कि फिर तो सिस्टम मैटर ही नहीं करता, चाहे आप प्राइवेट में है, चाहे आप पब्लिक में है, जहाँ से भी उठ के आ जाएँ। आपको आपका जो टाइम फ्रेम है, ठीक है, वो उसमें फ़र्क हो सकता है कि एक आपको टाइम ज़्यादा लग सकता है। एक जो प्राइवेट स्कूल से आया जिसके पास आके चैनल्स अच्छे हैं तो वो शायद जल्दी पहुंच जाएगा। तो आपके लिए सक्सेस क्या है, मतलब व्हाट डू यू मीन बाय सक्सेस? देखिए मेरे ख्याल में सक्सेस, जो मैं जिस तरह से सक्सेस को मेजर करता हूँ वो ये है कि मेरी ज़ात से कितने लोगों को बेनिफिट हुआ है। ऑब्वियसली दैट्स हाउ आई मेजर द गेज द सक्सेस, कि मेरी ज़ात से कितने लोगों को फ़ायदा होता है, ये मेरी सक्सेस है। चाहे वो फ़ायदा किसी भी सेंस में हो, लेकिन अगर मेरी ज़ात से लोगों को फ़ायदा हो रहा है, चाहे मैं किसी को अच्छे सजेशन दे रहा हूँ या इस लेवल पे आ गया हूँ, किसी को किसी की मैंने अच्छी कैरियर काउंसलिंग कर दी है, ठीक है, किसी के इश्यूज़ को सॉल्व करने में उसकी हेल्प कर दी। देखें आपकी जो एक्चुअल लर्निंग है वो तो यही है कि आप ज़िंदगी में, हमने ना फिज़िक्स मतलब आगे जाके बेचनी है, ना मैथ बेचनी है। आफ्टर ऑल हमें दुनिया के मामलात को हल करने की स्किल डेवलप करनी है। अगर हमारे अंदर है, कौन आता है, फैमिली या नॉर्मल फ्रेंड्स या स्ट्रेंजर्स? आई थिंक एवरीबडी कम्स। आपकी ऑब्वियसली स्टार्ट विद द फैमिली, आप फैमिली से स्टार्ट करते हो, फिर आप अपने ख़ानदान में जाते हो, इवेंचुअली यू एक्सपैंड टू द सोसाइटी एज वेल जहाँ पे आप रह रहे होते हैं। तो गिविंग इन टर्म्स ऑफ ओनली मनी या एनर्जी या? नहीं देखें एवरीथिंग एज ए सेड, मनी एक बहुत छोटा पैरामीटर आई वुड से, ठीक है। और मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की है कि
किसी की पैसे से हेल्प करना आसान काम है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। इवन कि मैं कहता हूँ अगर मैंने फ़लाँ की बेटी की शादी कराई, मुझे आसान लगता है। उसकी रीज़न पता क्या है? उसकी रीज़न ये है कि इससे मेरा नफ्स बड़ा खुश होता है, क्योंकि मैं बड़ा काम कर रहा हूँ। और खुश क्यों होता है? मुझे पता है कि जब ये बात लोगों के तक पहुँचेगी तो मुझे बड़े प्रेजेस मिलेंगे, लोग मेरी बड़ी तारीफ़ करेंगे, तो उससे मेरा नफ्स और चढ़ता है। आप सोचें कि ऐसे काम जो कि आपने अंडरग्राउंड किए हैं, मतलब आपने लेट्स सपोज किसी की हेल्प की है, ठीक है, किसी की दिल जोई की है, किसी की बात सुनी है, किसी को अच्छा मशवरा दिया है, जो कि अनरिकग्नाइज आता है, जो कि अनरिवॉर्डेड होता है, ठीक है, जिससे आपका नफ्स चढ़ता नहीं है। लेकिन आप सोचें कि वो काम करना कितना मुश्किल है, जिसका रिवॉर्ड कोई नहीं है, जिसकी कोई मॉनेटरी बेनिफिट नहीं है। तो आई वुड से कि आप छोटे छोटे काम भी, किसी अगेन वही वाली बात कि छोटे छोटे काम भी जो कि नॉन मॉनेटरी हैं, अगर आप वो भी करते हैं जिससे लोगों को बेनिफिट पहुंचता है, तो ऑब्वियसली आप सक्सेसफुल हैं। तो इफ़ यू नॉट प्रोवाइडिंग बेनिफिट टू द सोसाइटी, आप सक्सेसफुल नहीं है। इवन इफ़ यू हैव अ V8 आउटसाइड, या आपका घर है या आपके अपार्टमेंट्स हैं। मेरा नहीं ख्याल। देखें, मैं अगर मेरी ज़ात से मेरी फैमिली को, ठीक है, मतलब एक्सटेंडेड फैमिली की भी बात करूँगा मैं, ठीक है, मेरी एक्सटेंडेड फैमिली को या मेरी सोसाइटी को फ़ायदा नहीं हो रहा, तो आई वुड से कि आई एम सेल्फिश। तो मेरी वो सक्सेस नहीं है। आई वुडंट कंसिडर इट एज अ सक्सेस। दैट्स हाउ आई डिफाइन सक्सेस। ठीक हो गया। तो व्हेन वाज द एज व्हेन यू थॉट दैट ओके नाउ आई एम सक्सेसफुल? किस मेरिट पे डिसाइड किया था आपने? आई थिंक कि अभी भी मैं नहीं कहता कि आई एम सक्सेसफुल। आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी जो मतलब जिस तरह से मैं अगर देखूँ तो टीचिंग इज़ कंसिडर्ड नॉट अ वेरी हाई पेइंग प्रोफेशन इन पाकिस्तान। तो अगर आप देखें तो अब अल्हम्दुलिल्लाह के मेरी वजह से, बिकॉज आई स्टार्टेड वर्किंग विद इंटरनेशनल कंपनीज़, तो अब उसकी वजह से मैंने कितने अपने दोस्तों को हेल्प आउट किया, ठीक है, कि यार आप ये कंपनीज जाके में अप्लाई करो, एंड दे स्टार्टेड वर्किंग विद दोज कंपनीज। अल्हम्दुलिल्लाह दे आर अर्निंग गुड। सो द पॉइंट टू से इज़ कि मतलब मुझे अगर कोई एक ट्रिक पता चलती है, ठीक है, तो मेरी कोशिश होती है, छोटी सी स्किल पता चलती है, कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो मैं उसको वायरस की तरह फैलाने की कोशिश करता हूँ ताकि मैसेज को बेनिफिट मिले। हालांकि आप सोचो कि मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि यार अब मैं मैथ टीचर, मैं एक दूसरे मैथ टीचर को बता रहा हूँ ये उस कंपनी में गया तो मुझे काम कहाँ से मिलेगा। बट नॉर्मली अप्रोच यही है, नॉर्मली कि मैं क्यों ना पूरा फ़ायदा उठाऊं। मैं पूरा क्यों ना फ़ायदा उठाऊँ। लेकिन आप देखिए, मतलब सर हादी को आप जानते हैं, ठीक है, ही इज़ अ मैथ टीचर। वो पहला बंदा था जिसको मैंने बताया था। अब मुझे पता चला, मैंने खुद अप्लाई करने से पहले उसको बताया हुआ था कि यार आप जाओ अप्लाई करो जाके। जनरेशन जी आगे जो जनरेशन आ रही है उसके अंदर आप कौन सी ऐसी एनर्जी देखते हैं जो आप कहते हैं कि काश हमारे अंदर होती है, ये वाली चीज़ ये इनको आगे ले जाएगी? फॉर एग्ज़ाम्पल, अब ये बिल्कुल गलत पर्सपेक्टिव है कि जी जो आगे अगली जनरेशन आती है उसके अंदर बस कोई ना कोई प्लस पॉइंट ही आता है, नेगेटिव भी आता है। और हमसे पिछली जितनी जनरेशन है उनके पास काफ़ी वो फैक्टर्स थे जो हमारे पास नहीं है फ़िलहाल। आई थिंक लाइक एटलीस्ट 2-3 जनरेशन बिफोर में दे हैड समथिंग कॉल्ड अडेप्टेबिलिटी, ठीक है, सस्टेनेबिलिटी, उनको सर्वाइवल आता था, हमें नहीं आता, ठीक है। लेकिन पॉजिटिव बात अगर की जाए तो मतलब अब देखते हैं, आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं, रोज़ आपकी क्लास के अंदर यूथ आ रही है, आपको देख के क्या एनर्जी महसूस होती है? यार ये रुल गए ना या पार हो गए ना? नहीं, मेरे ख्याल से जो अभी बच्चे आ रहे हैं वो ऑब्वियसली मतलब एजुकेशन सिस्टम काफ़ी बेहतर हुए हैं, ठीक है, बहुत काम हो रहा है एजुकेशन सिस्टम के ऊपर, तो उसकी प्रोडक्ट भी ऑब्वियसली बेहतर नज़र आती है। सिर्फ बात ये कि अब चीज़ें ज़्यादा ऑनलाइन हो गई हैं, ठीक है, कंपटीशन ज़्यादा हो गया, चीज़ें ग्लोबल हो गई हैं, ठीक है, तो आई थिंक उसकी वजह से ही जो अभी हमारी जो यूथ है, ठीक है, एवरीबडी इज़ ट्राइंग टू कम अप विद समथिंग डिफरेंट। अब पहले ज़माने में आप देखें ना कि जो प्रोफेशन थे हमारे पास वो बड़े लिमिटेड थे, आप डॉक्टर बन जाएँ, आप इंजीनियर बन जाए, आप लॉयर बन जाए, दैट्स इट। आजकल तो आई थिंक इन प्रोफेशन से ज़्यादा लोग डिफरेंट प्रोफेशन में पैसे कमा रहे हैं ऑनलाइन। आई हैव सीन सो मेनी पीपल जो कि ऑनलाइन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो आई थिंक कि ये जो एक उनके ऊपर कैप लगा हुआ था कि यार ये प्रोफेशन आप इसी की तरफ सारे वो भेड़ चाल की तरफ चलते जाओ, और वो भी लिमिटेड एडमिशंस होते हैं। अभी जो जिस तरह से अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ रही हैं, कंपटीशन बढ़ रहा है, तो बच्चे खुद जो सेल्फ उनकी जो सेल्फ रिलायंस है उसकी बेसिस के ऊपर बच्चे अपनी स्किल्स डेवलप करते हैं, ऑनलाइन जाते हैं, वीडियोस देखते हैं, ऑब्वियसली स्किल डेवलप करते हैं, सीखते हैं, एंड ट्राइंग आउट के वो पैसे कमाएं। और आप देखें कि हमारे टाइम में लिटरली कि जिस एज में आप हो, इस एज में पैसे कमाने की इतनी फ़िक्र नहीं होती थी, एक बंदा कमाता था और पूरी फैमिली खाती थी। आजकल जो हालात हैं ऑब्वियसली इसमें एवरीबॉडी हैज़ टू वर्क, और वो बहुत जल्दी स्टार्ट करते हैं, विच इज़ वेरी पॉजिटिव साइन कि आपको देखें, मनी मेकिंग इज़ अ स्किल। अगर आप सिर्फ मनी मेकिंग की बात करते हैं,
कि मनी मेकिंग इज़ अ स्किल, तो वो अगर आप जितना जल्दी इसको शुरू करते हैं आई थिंक उतना जल्दी आप सक्सेसफुल होते हैं। मैं बात हमेशा भी कहता हूँ कि आपको अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियर बनना है तो ऑनेस्टली किसी पाकिस्तानी किसी यूनिवर्सिटी में जाने से बेहतर है कि आप किसी अच्छी वर्कशॉप पे वो 4 साल लगा लो, ठीक है। ऑनेस्टली आप एक बहुत अच्छे इंजीनियर बन सकते तो आपने जनरेशन की हम लोग बात कर रहे हैं, आपके आगे जो जितनी जनरेशन, ऑफ कोर्स यू हैव अ सन, यू हैव अ डॉटर, आपको पेरेंटिंग कैसी लग रही है, रिलेशनशिप कैसा लग रहा है, डिफ़िकल्ट है? हाउ इज़ इट डिफ़िकल्ट फ्रॉम योर रिलेशनशिप विद योर फादर, और अभी आप अपना रिलेशनशिप अपने सन के साथ देखते हैं, सो यू बी लाइक यार वो वाले रूल्स अभी अप्लाई हो रहे हैं, वो बाउंड्रीज अभी अप्लाई हो रही हैं? अच्छा, इस पे मैं मतलब मैंने मुमताज़ मुफ्ती की किताब पढ़ी थी तलाश ना ग्रेड 10 में, उसमें उसने बड़ी खूबसूरत बात की थी, वो हमारी जनरेशन के अंदर ही की थी। उससे बोला था कि हमारे टाइम में जो पेरेंट्स थे वो ये बात बड़े फ़ख्र से बताते थे माशरे में जाके कि मेरा पुत्र मेरे तो बड़ा डरदा है, ऑनेस्टली मेरा बड़ा रोब, मेरे सामने तो गाली नहीं करता, मेरे सामने उसकी आवाज़ नहीं निकलती, और इस चीज़ को प्राइड फील करते थे। और आई थिंक हमारा रिलेशनशिप भी कुछ ऐसे था कि मेरी इंटरेक्शन मेरे फादर से मतलब वो फियर था, और अभी तक है, वो डर है, हम उनके सामने खुल के बात नहीं कर सकते अभी भी ऑनेस्टली। तो आई थिंक उसकी वजह से वो एक आई थिंक वो जो एक रिलेशनशिप के अंदर वो जो गैप है, कमी है, वो बहुत ज़्यादा रह जाती है, जो अगर आजकल के दौर में देखा जाए तो आई थिंक ये चीज़ बहुत कम है, बल्कि है ही नहीं। आई वुड से कि जैसे मैं अपने बच्चे को देखता हूँ तो मेरा बच्चा मेरे से उसकी बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन है, इज़ मोर लाइक अ फ्रेंड टू मी ऑनेस्टली। तो आई थिंक इससे बेनिफिट ये होता है कि बच्चा आपसे हर बात शेयर कर सकता है। जहाँ पे एलिमेंट ऑफ डर आता है ना, जहाँ पे एलिमेंट ऑफ फियर आता है, तो वहाँ पे सबसे पहली जो चीज़, सबसे पहला जो डिसएडवांटेज हमें फील होता था वो होता था हम झूठ बोलते थे, कि हमें पता चलता था कि अगर हमसे कुछ गलत हो गया है तो अब बाप ने पूछ लिया, तो डर इतना था कि हम वो बताते नहीं थे, क्या पता था मार झूठ बोलना बेहतर ऑप्शन लगती थी, जस्ट टू मतलब सेफ फेस सेविंग के लिए हम झूठ बोल देते थे। मतलब इसका मतलब स्ट्रक्चर में फ्लॉ है ना, मतलब प्रॉब्लम है। लेकिन अब हमारे बच्चे के साथ इतनी इंटरेक्शन है, उसको पता है कि यार बाप ने कभी मतलब मारा ही नहीं है, कभी डांटा भी नहीं, कभी गुस्सा भी नहीं किया, तो उससे कुछ गलत हो जाएगा तो बता देगा। अब देखें कि अगर बच्चे से गलत होना इज़ अ वेरी नेचुरल थिंग, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन पेरेंट्स तक ना पहुंचने इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम। आपको पता है अब मेरे बाप तक वो इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचेगी, क्योंकि मैं अगर वो मुझसे पूछेगा भी तो मैं वो रेक्टिफाई करने के लिए, या उसको मतलब पूछता है कि यार मैंने किया या नहीं किया, और मैं अगर झूठ बोलता हूँ तो बोलेगा अच्छा इसने नहीं किया, ठीक है। सो ही वुडंट डू एनी करेक्टिव मेजर्स के मेरा इसको थोड़ा सेट करूँ। जब हमारे तक इन्फॉर्मेशन पहुंचती तो हमें एटलीस्ट ये तो पता चलता है कि हमारे बच्चे ने गलत कर दी है, तो देन वी हैव एन इक्वल अपॉर्चुनिटी कि हम उस पर काम करें, उसको थोड़ा सा बेहतर करें, बेशक प्यार से समझाएं तो हम उसको बेहतर कर सकते हैं। तो बच्चे को मारना चाहिए? ऑब्वियसली नहीं, मतलब आई थिंक देर आर वेरी स्पेसिफिक सिनेरियोज आई वुड से, कि अदरवाइज आई वुडंट से कि यार बच्चे को आप मारें। लेकिन हमारा तो पेरेंटिंग में बहुत बड़ा टूल है, बच्चा बड़ा ही नहीं होता मार के बगैर। वो तो है, देखिए हमारे यहाँ तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि नहीं होनी चाहिए, बट हैं, यू कांट डू एनीथिंग विद देम। चेंज तो करना चाहिए। चेंज करते हैं, देखें, और चेंज हो रहा है। जैसे मैंने अपने बच्चे को कभी नहीं मारा, ठीक है, तो वो ऐसे स्लो चेंज, देखें जो भी इस तरह के आपकी सोसाइटी के अंदर चेंज आते हैं ना, ठीक है, जो आपने थोड़ा सा डिविएंस शो करना होता है, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। हमारे एक दूर का एक रिलेशन था, मैं जिक्र नहीं करूँगा कौन, तो उनके साथ उनके साथ ये हुआ कि देवर इन अमेरिका, तो उधर बहुत किड्स राइट वगैरह होता रहता है। तो उधर ना कहीं एक सिचुएशन हुई, तो बच्चे ने ना कहीं अबू पे पुलिस बुला ली। तो उनका प्रॉपर प्रोसीजर होता है, उनके वो उसको अब्यूज़ लेते हैं उसको प्रॉपरली, अगर कुछ हो उसको पड़ गई थी कुछ, उसने बुला ली, इमेच्योर सा था, उसके बुरे कुछ नहीं बोला, जेला 1-2 हफ्ते 3 हफ्ते। फिर ना कुछ टाइम बाद उनकी पाकिस्तान की फ़्लाइट थी, तो वो बताते हैं, कहते जदों मैं पहुंचा ना एयरपोर्ट तो जुती ला के मैं सारा सीधा किया कि मतलब अब ये पाकिस्तान है, अब तुम्हें कोई नहीं बचाता। उधर अब्यूज़, उधर आप फिज़िकल अब्यूज़, यूके में आप बच्चे पे अब्यूज़ करो तो उनका प्रॉपर 3-4 वीक का प्रोसीजर है, जिसके अंदर वो आपसे बच्चा भी ले जाते हैं। अगर उनको ज़्यादा लगे ना आप डोमेस्टिक अब्यूज़ ज़्यादा कर रहे हो, आपसे बच्चा सेपरेट कर लेते हैं। तो पाकिस्तानी तो खुश होंगे यार, पहले लेके जाएं तो हम और ज़रा करें हैं। तो उनका ये होता है कि फिर अगर फ़र्ज़ करें बच्चा वापस आपके साथ घर पे है, तो उनके चेकअप्स होते हैं वीकली, वो आके घर पे चेक करते हैं बच्चे की बॉडी पे कहीं मार्क्स तो नहीं है, उसको कहीं लगी शगी तो नहीं है, यूर फाइन ब्ला ब्ला। तो मतलब वो मेरे ख्याल से थोड़ा सा ज़्यादा एक्सट्रीम है, लेकिन मेरे ख्याल है उसके बीच में कई बैलेंस है। मार का जो मकसद है वो बच्चे को सिर्फ इतना होता है अलर्ट करना कि तूने कुछ गलत किया है, प्रिंटिंग नहीं करनी होती, जूते और बेल्ट होंगी। हमारी ना पेरेंटिंग के अंदर एक इशू ये भी है। फॉर एग्जांपल मेरा एक बच्चा है, मैं उसको, वो स्कूल से आया, ठीक है, और मैंने उसको आवाज़ दी कि यार ईसा बात सुनो,
ठीक है, उसने मेरी बात नहीं सुनी। अब बजाय, अब मुझे पता है कि उसने, देखिए मेरी एक पावर है, ठीक है, जिसकी बेसिस के ऊपर मैंने उसको आवाज़ दी है ऑर्डर में कि यार तुम ये कपड़े चेंज कर लो। अब मेरी उस, देखिए मेरी उस पावर को उसने चैलेंज किया है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं इधर ही बैठ के लैपटॉप पे उसको आवाज़ें देता रहूँगा, देता रहूँगा, देता रहूँगा। अब देखिए वो बार बार आपकी पावर को चैलेंज कर रहा है, आप उसको मार नहीं सकते, लेकिन वो आपकी बार बार पावर को चैलेंज किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है। अब बेसिकली आपको राइट वे क्या होना चाहिए, जब मैंने एक दफ़ा बोला उसको कि कपड़े चेंज करो, उसने मेरी बात नहीं सुनी। अब मुझे इसको बार बार नहीं करना चाहिए, इनफैक्ट आई शुड लीव माई लैपटॉप और मुझे जाकर उसके पास जाना चाहिए, इससे चलो इधर आओ मेरी बात सुनो, ठीक है, और आओ खेलते हैं, लेकिन चलो पहले कपड़े चेंज करते हैं। तो वो मान लेगा बात, वो आएगा मेरे साथ, वो मेरी बात मानेगा, ठीक है। तो वो जो पावर मैंने अपनी लूज़ की थी वो मैंने रीगेन की है। तो आई थिंक कि सम टाइम हम जो है ना वो हमारी जो एग्जैक्टली तो ये भी एक बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। अच्छा, आपने बीच में बात की कि बच्चा ले जाओ, हम और ले आते हैं, तो माशाल्लाह तादाद हमारी रुक नहीं रही, आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, तो उसकी क्या वजह है, मतलब क्या लगता है आपको? फ्रस्ट्रेशन सर, नो नो, ऑब्वियसली बात है। देखिए जी, गरीब के घर ज़्यादा बच्चे क्यों होते हैं, ये आपको पता है। देखिए व्हेन यू वंस यू हैव नथिंग टू डू, नहीं होते तो पता है क्यों होते हैं, लेकिन क्यों होते हैं ये बेसिकली भाईजान यही बात है ना कि जब आपके पास करने को कुछ नहीं होगा तो आप कुछ तो करोगे। अच्छा, हमने स्टूडेंट्स को बहुत पढ़ा लिया है, अब तो उनकी शादी करवाते हैं। स्टूडेंट्स का आजकल हम लोग को बड़ी जल्दी है शादियों में, हम लोग तो शादी से पहले कर लेते हैं कुछ काम। तो शादी के लिहाज से क्या हम अरेंज या मैरिज या लव? आई थिंक अगेन इट डिपेंड्स। मैं आपको आई थिंक अगर वो कॉम्बिनेशन ऑफ अरेंज एंड अगर हो जाए अरेंज और लव का, तो इट्स ऑलवेज गुड। उसकी रीज़न पता क्या होती है? देखिए मैं बताता हूँ बेसिकली कि अगर अगर बच्चा सिंगल है ना, पेरेंट्स का मतलब कल्ला कल्ला पुत्र है, ठीक है, उसमें ये होता है कि मदर जो है ना वो अपना लव शेयर नहीं करना चाहती ऑनेस्टली। अब क्या होता है कि वो कहता है जी मैंने अपनी पसंद की शादी करनी है। माँ ने सोचा होता है कि मैं दी अपनी फूफी थी 3 साल शादी करानी है, तो उसने सोचा होता है कि यार अच्छा मैं, अब जब वो लव की तरफ जाता है ना, तो माँ को शायद ये लगता है कि यार मेरा लव जो है डिवाइड होगा, ठीक है, वो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती। और अगर उसकी इंटेंशन है कि यार मैंने अपने पुत्र की शादी किसी फलां जगह पे करानी थी अपनी फैमिली में, तो वो पता है उसकी, वो जब शादी होके आ जाएगी तो मदर जो है वो हर छोटी छोटी, वो जो कहते हैं ना कुंतरे निकालना, वो निकालने की ज़रूर कोशिश करेगी, क्योंकि उसने उसके अपने बेटे के डिसीजन को गलत साबित करने की कोई जो है वो अपॉर्चुनिटी ज़ाया नहीं होने देनी। क्योंकि उसकी इंटेंशन होती है देखो मैं तुम्हें कह रही थी तुम यहाँ पे करो, तुमने नहीं किया, देखो तुमने अपनी मर्जी की है, तो अब ये इश्यूज़ हो रहे हैं। और अगर आप सिर्फ पेरेंट्स की मर्जी से कर लो कि उसने, उन्होंने फोर्स किया थोड़ा सा और आपको करनी पड़ गई, यार ठीक है थोड़ा इमोशनल किया आपने, कर ली, तो फिर आप कोई अपॉर्चुनिटी नहीं जाने दोगे। आप बोलोगे पेरेंट्स के सामने कि यार देखा ये मेरे कपड़े नहीं इस तरीके के देती, मुझे खाना नहीं टाइम पे देती, तो आप फिर पेरेंट्स के डिसीजन को नेगेट करने की कोशिश करते हो। तो आई थिंक कि अगर कोई बीच वाली गेम हो जाए ना, कि जिसके अंदर आपकी भी पसंद हो और पेरेंट भी खुश हों, तो उसमें दोनों सपोर्ट करते हैं। एग्जैक्टली उसमें दोनों सपोर्ट करते हैं। उसमें इग्नोरेंस बहुत ज़्यादा होती है, मतलब आप चीज़ों को इग्नोर करते हो, कहते हैं यार कोई नहीं खैर है, मतलब आप एक फ्रीडम देते हो कि चलो ठीक है यार, मतलब हमने, हमारा दोनों का मुश्तरका डिसीजन था, तो लिहाजा वी हैव टू मेक इट, वी हैव टू प्रूव इट कि ये बहुत अच्छा था। अगर लड़की शिकायत करे है कि पढ़ा देते हैं, अगर लड़की शिकायत करे कि है कि पढ़ा देते हैं? नहीं देखें, लड़की शिकायत लड़की और लड़कों के लिए, दोनों के लिए मैंने बात की है कि दोनों की पसंद का होना ज़रूरी है, ठीक है। वो कहते हैं मोहब्बत एक तरफा हो मोहब्बत हार जाती है, तो वही वाली बात है कि दोनों तरफ से, अगर दोनों तरफ वो आग बराबर लगी हुई, ठीक है, वो वाला सीन हो, तो ऑब्वियसली सिचुएशन काफ़ी बेहतर हो सकती है। अभी आप आजकल स्कूल्स में नोटिस कर रहे हैं कि मतलब आपके टाइम में और अभी टाइम में क्या फ़र्क है, मतलब पहले छुप छुप के मिलते थे, अभी अब तो खुल्लम खुल्ला, क्या डिफरेंस है? देखें छुप छुप के मिलना और खुल्लम खुल्ले मिलने में ऑब्वियसली देखिए इंटरेक्शन जब होती है तो आपको पता है कि, देखिए मुझे ऐसे लगता है कि लड़की और लड़के की दोस्ती जब बढ़ती है तो ठीक है, अगर उनका मिलना मिलाना ज़्यादा हो जाए तो द एंड रिजल्ट्स आर नॉट गुड ऑलवेज, मुझे ऐसे लगता है, ठीक है। इट्स अ वेरी नेचुरल, यार बड़ी नेचुरल सी चीज़ होती है। आप यू कांट से कि यार नहीं मैं बड़ा हाजी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं नहीं करूँगा, यू कांट से दैट। लेकिन मैंने, पता नहीं हमारा सीन है क्या है, लेकिन मैंने बाहर के मुल्कों में नोटिस किया, यहाँ पे भी नोटिस किया, ऐसे कुछ पर्सनालिटीज़ हैं जो कि वो लड़के लड़के आपस में बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, लेकिन अगर लड़का एक लिमिट क्रॉस करे तो लड़कियाँ पे लगा भी देती हैं या कह देती हैं कि ये तुम्हारी लिमिट है। इस तरह की पर्सनालिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं। मेरे हिसाब से को एग्जिस्टेंस इंक्रीज़ हो रही है।
देखिए मुझे ऐसे लगता है दीज आर एक्सेप्शंस। स्टार्ट में शायद हमें एक्सेप्शन लगती है, तो बाय द टाइम जब ये चीज़ डेवलप हो जाएगी और ये आम हो जाएगी तो हो सकता है ये रेशो बढ़ जाए एंड वी वुड से कि चलो यार कोई नहीं खैर है। लेकिन आई थिंक स्टार्ट में अभी ऐसा नहीं है, अभी हालात इतने अच्छे नहीं है। व्हेन व्हेन तो लड़कों की हर जगह घंटी बज रही होती है जिधर, बस वो मीम चली थी ना, जिंदा हो लगे चलती हो। तो मतलब इज़ इट ईजी फॉर यू टू एक्सेप्ट इट? मतलब आपको जो हमारे स्कूल में तो तुम्हारे टाइम में तो ये नहीं होता था और अभी ये क्या खुलम खुलम। देखिए हम जो है आई थिंक ट्रांजिशन फेज़ के बंदे हैं हम, जो है हमने 90s भी देखा और हम 22 भी देख रहे हैं। तो आई थिंक हमारे लिए इसकी एक्सेप्टेंस जो है वो बेहतर है। हमारे पेरेंट्स है ना, ठीक है, या हमारे उनके लिए इसको एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। या इसी तरह से जो अभी कमिंग जनरेशन आएगी तो आई थिंक उनके लिए इसको एक्सेप्ट करना आसान होगा। हमारे लिए रिलेटिव टू हमारे पेरेंट्स आसान, लेकिन कमिंग जनरेशन के मुताबिक हमारे लिए भी ये मुश्किल है, ठीक है। हम भी ऑब्वियसली ये देख रहे होते हैं कि इवन कि हमारी फैमिली में भी कि यार हमारी वाइफ सिर्फ हमारी होनी चाहिए, शी शुडंट बी लाइक फ्रेंड टू एनीवन एल्स, ठीक है। किसी और उसके साथ उसकी दोस्ती ना हो तो बेहतर है, और ना हम अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन आई थिंक ये कि हमारे कल्चर में चीज़ है। अगर आप इस्लामाबाद की बात करेंगे और आप एक ऐसे कल्चर से हैं जहाँ पे वाइफ्स कैन हैव फ्रेंड्स, तो आई थिंक इट्स वेरी नॉर्मल। फिर वो बॉयज़ के साथ भी वही चीज़ होगी, लड़के के भी फ्रेंड्स होंगे, लड़के के भी फ्रेंड्स होंगे, लड़की के भी फ्रेंड्स होंगे। तो इट्स वेरी नॉर्मल। अगर आप इस कल्चर में हो तो आई थिंक तब आप इसको बर्दाश्त कर सकते हैं। हमारे कल्चर में ये फ़िलहाल नहीं है। नेक्स्ट जनरेशन में ऑब्वियसली चीज़ आएगी तो चेंज नेचुरली आ जाएगा। वैसे अगर आप वापस, अगर मैं आपको ऑप्शन दूं कि अच्छा 2022 में आप 1990 का कल्चर इंकॉर्पोरेट कर दे, करेंगे इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट? आई थिंक आई वुडंट से एनीथिंग ऑन दिस, राइट। ऑनेस्टली उसकी रीज़न ये है कि आप इसके बारे में आप ये केस टू केस वेरी करता है, ठीक है। यानी अब इट लाइक वेरीज फ्रॉम केस टू केस। आप सर जी ना डरे, नहीं मौलवी आते पीछे। खुला जवाब दें। बिल्कुल खुला जवाब दे रहा हूँ, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ ना कि मतलब मुझे ऐसे लगता है कि यू कांट से एनीथिंग अबाउट दिस, ठीक है, क्योंकि केस टू केस ही चीज़ें वेरी करती हैं। मतलब फॉर एग्जांपल मैं अपने एक्सपीरियंस के लिहाज से बात करूँगा, ठीक है, यार वो कल्चर अच्छा था जो हमारा था 90s का, वो आप डाल दो, ठीक है। लेकिन अब उसी कल्चर के अंदर फिर ऐसे भी होता है कि लड़कियों के साथ जातियाँ भी होती हैं, उनसे पूछा भी नहीं जाता, उनकी शादियाँ कर दी जाती हैं, वो भी इज़ नॉट गुड, ठीक है। तो आई वुड से कि इट्स नॉट अ बेटर टू से कि आप पुराने कल्चर को जो है वो इम्प्लीमेंट कर दो 2022 के अंदर। आई वुड से कि यार लेट्स स्टार्ट टॉकिंग ऑन दीज टॉपिक। इन टॉपिक्स के ऊपर हमें बात करनी चाहिए, हमें बात करनी शुरू करनी चाहिए, ठीक है। कि अगर आप चाहते हो ना, देखो मेरे ख्याल में ये कॉन्सेप्ट है कि हम इन चीज़ों को ना छुपाने की कोशिश करते हैं, जो कि आजकल के दौर में आप बिल्कुल नहीं छुपा सकते। इस दौर के अंदर जब एवरी वन हैज़ एन एक्सेस टू इंटरनेट, तो हमें बच्चों के साथ, जब बच्चे हमारे बड़े हो रहे होते हैं, बजाय ये कि कोई चीज़ें बाहर से सीख के आएँ या वो इंटरनेट पे बैठ के खुद सीखें, हमें खुद उन पे इन टॉपिक्स के ऊपर बात करनी चाहिए और बगैर शर्माए बात करनी चाहिए, ताकि बजाय ये कि बाहर से या इंटरनेट से कोई गलत इन्फॉर्मेशन उठा के ले आएँ, ठीक है, हमें उनको ट्रू इन्फॉर्मेशन उसकी पहले दे देनी चाहिए, ठीक है। और आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और यही बात हम जो है वो अगर शादी के मामले में भी करेंगे, ठीक है, यू ऑल राइट्स कि आपकी मर्ज़ी शामिल होनी चाहिए और आपसे पूछा जाए आपकी, बेशक आजकल तो आपको पता है कि शादी से एक दफ़ा पहले कहते हैं, एक दफ़ा मिल भी लो तो इट्स ऑलवेज गुड। एक इंटरेक्शन लड़की लड़के की हो जानी चाहिए, दे कैन एक्चुअली टॉक टू वन अनदर, वो भी होना चाहिए। तो आई थिंक कि अगर हम इसको एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव में लेके चलें तो फिर पूछना ये मतलब आप इसमें काफ़ी बेहतरी लेके आ सकते हो। लेकिन हम क्या करते हैं, हम इसको छुपाने की कोशिश करते हैं, तो ये चीज़ छुपने वाली नहीं है। मतलब आप देखें, मैं इसके लिए हमेशा एग्जांपल दिया करता हूँ कि एक बच्चा है ना, या आप उसको मिठाई दिखाओ ना, अगर दिखा दी तो फिर दे दो, ठीक है, या उसको दिखाओ ही ना। अब ना दिखाने वाली बात हमारे कंट्रोल में नहीं है आजकल के दौर में। यू गॉट इट, एवरी किड हैज़ एन एक्सेस टू दिस थिंग। तो फिर क्या है कि आप उनको एक्सप्लेन कर दो, ये क्या है यार, बच्चे को दिखाओ यार इसके अंदर ये है, इसके अंदर ये है, इसके अंदर ये है, उसका ये फ़ायदा, इसका ये नुकसान है, ये फ़ायदा ये नुकसान है। आप देखोगे, आप उसके सामने खुली भी रख दोगे तो उसको, बच्चे के साथ ये होता है ना कि अगर आपने कोई चीज़ छुपा के सामने उसके सामने ला के किसी ऊंची हाइट पे जाके रखी है, तो वो जब बेशक वो गिरे, उसकी टांगें टूटे, वो उसको तक रसाई हासिल करने की कोशिश ज़रूर करेगा। यू गॉट इट, क्योंकि वो सस्पेंस है, उसके लिए सस्पेंस है। बच्चा जब जाके इंटरनेट पर जाके कोई चीज़ देखता है फर्स्ट टाइम, तो वो तो हैरान हो जाता है कि यार ये क्या है, ठीक है। यू गॉट माई पॉइंट। तो अगर आप इसको एक्सप्लेन करो यार, उसको बिठा के, मैं ये नहीं कहता कि बच्चा आपका 3-4 साल का, जैसे वो ग्रो करें साथ साथ आप देखो कि अभी ये डिस्कस कर देना चाहिए, ये कर देना चाहिए। आई थिंक अगर पेरेंट्स की तरफ से इन्फॉर्मेशन बच्चे को मिलेगी तो उसके इम्पैक्ट अच्छे होंगे। अगर बाहर से या इंटरनेट से उसको जिस चीज़ की इन्फॉर्मेशन मिलेगी,
ये डेफिनेटली डेफिनेटली आप अच्छा बेसिकली मैं ये बात कर रहा था कि हमें इससे बेहतर है कि यानी आप कह रहे हैं कि हम पुराना कल्चर 1990s का 20s में इम्प्लीमेंट करें। आई थिंक ए बेटर ऑप्शन इज़ कि हम वी शुड स्टार्ट टॉकिंग अबाउट सेक्स एजुकेशन। ठीक है, हमें इसके ऊपर खुल के बात करनी चाहिए। देखें, अगेन मैं वही बात करता हूँ कि जैसे एक बच्चे को आप एक चीज़ दिखाते हैं बॉक्स के अंदर, एक बंद बॉक्स के अंदर, तो उसको या तो पहली बात आप उसको बॉक्स दिखाएं ना, आप बॉक्स उसकी नज़रों से दूर रखें। ठीक है, जो आजकल हमारे बस में नहीं है, आप इस चीज़ को दूर नहीं रख सकते बिकॉज एवरीबॉडी हैज़ एन एक्सेस टू इंटरनेट। यू गॉट माई पॉइंट। तो फिर बच्चे को जब आपको पता है कि आप बॉक्स नहीं छुपा सकते, तो फिर बॉक्स खोल के उसको दिखाएं कि यार इसके अंदर क्या है, किसका क्या फ़ायदा है, किसको कैसे यूज़ करना है, कैसे नहीं करना, उसको फिर ये चीज़ें दिखाएं, ताकि बजाय ये कि सेक्स एजुकेशन वो बाहर से सीख के आए या वो इंटरनेट से सीखे, वो पेरेंट्स से अगर आ रही होगी या घर के बड़ों से आ रही होगी, तो आई थिंक उसके उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स नहीं होंगे। आपने सेक्स एजुकेशन की बात की, हमने उल्टा उसका रिवर्स एक्शन कर लिए, हमने कोर्स हटा दिए। जिन बुक्स में पहले था हमने उल्टा उसको रिमूव कर दिए। बाहर काफ़ी कंट्रीज़ में क्लास 6, 7, 8 इसके अंदर बच्चे को एजुकेट कर देते हैं इस बारे के अंदर। मैं अमूमन अपने दोस्तों के बाप बताता हूँ, मैं कहता हूँ इंसान को जो सबसे बड़ी चीज़ कहीं लीड करती है ना, वो क्यूरियोसिटी है। ठीक है यार, ये स्विच है, बच्चा है ना छोटा, वो कहेगा यार मैं स्विच में उंगली करूँगा क्या होगा मुझे, वो कहता अच्छा करंट लगेगा, वो कहेगा अच्छा दूसरी बार करूँगा क्या होगा। ठीक है, सेम विथ फायर एंड एवरीथिंग। तो बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी होती है। ठीक है, अगर उसको आपने एजुकेट नहीं किया, आपने उसको नहीं बताया कि बच्चे मतलब आपके अंदर इस तरह प्यूबर्टी चेंजेस होंगे, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, अट्रैक्शन नाम की चीज़ होती है, ये प्रोसीजर होता है। हम लोग कहते हैं बेटा वो आंखें बंद की थी तो अल्लाह ताला ने जो है बेबी पेट में डाल दी थी, क्यों, मतलब हम इस चीज़ से क्यों शर्माते हैं। और अब मेरे हिसाब से नहीं ये भी नहीं बोलते ना, हाँ हाँ नहीं बेटा जब अल्लाह ताला चाहते हैं तो जन्नत से वो ना बच्चा आ जाता। तो वो 101 रीज़न है यार, इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बन सकती है कि आपने कैसे सोची ये रीज़न कैसे लेकिन मतलब मुझे समझ नहीं आती कि शर्म किस बात की है। एक तो आप करते हो पर शर्माते भी हो। ठीक है, किया है तो उसको ऑन करो। देखो अब प्रॉब्लम पता है कि हाँ, अब प्रॉब्लम पता है क्या है, एक तो हम फुल किए जा रहे हैं ठीक है, फास्टेस्ट ग्रोइंग पॉपुलेशन, फिर बता भी नहीं रहे कैसे हो रहे हैं। ठीक है, जो पहले जब आज से 20-30 साल पहले आप चले जाए, ठीक है बच्चे के पास एक्सेस नहीं था, बच्चे के पास एक्सेस है। अब मैं ना कल ड्राइव कर रहा था एयरपोर्ट में, मेरे साथ कजन्स बैठे हुए थे, गाने सुनने का दिल कर रहा था, एक गाना लगा रहा हूँ उसके अंदर मतलब कहीं ना कहीं पे रोमांस, अट्रैक्शन, सेक्सुअल कॉन्वर्जेशन, हर बड़े से बड़े आर्टिस्ट के गाने के अंदर लस्ट या लव होगा। मैं स्विच कर रहा हूँ। अब मैंने कहा यार इधर कोई गाना ही नहीं है कि जो मैं कज़न के साथ सुन सकूँ, या तो आप अब मैं जस्टिन बीबर तो नहीं सुन सकता, सॉरी तो नहीं सुन सकता, एनीवेज। तो मतलब चल नॉट ऑल बट 75% यू राइट देयर, मुझे अपनी कलेक्शन क्या होता है ठीक करनी हो बट मेरे हिसाब से आंसर ये होना चाहिए बच्चे को कि हाँ ये एक चीज़ है, एग्जिस्ट करती है, आप इसलिए आए हो, और उससे बच्चा मैच्योर होगा, उससे उसकी क्यूरियोसिटी किल होगी, उससे वो एजुकेटेड होगा। एन एजुकेटेड माइंड इज़ ऑलवेज बेटर। ठीक है, उससे फिर वो गलत कामों की तरफ नहीं जाएगा, चाहे वो इंटरनेट पे है, चाहे उसकी अपनी क्यूरियोसिटी है, या जो भी चीज़ें। अब यहाँ पे एक और इशू है, और ये हम एज अ सोसाइटी नज़र आता है, सिर्फ हम में नहीं, हर मुल्क के अंदर जिसके अंदर ये एक फैक्टर है, वो ये है कि जिधर सेक्स एजुकेशन नहीं है ना, उनकी एनर्जी डिफरेंट होती है टूवर्ड्स द ऑपोजिट जेंडर। जिधर सेक्स एजुकेशन नहीं है ना, उधर किसी को बोल दो ना स्वीट हार्ट, उसके जहन के अंदर बच्चे पैदा होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, किसी को बोल दो ना जानी है, कोई उसके जहन में को कहता है अच्छा यार तीसरे का नाम मैंने ये रखना है, ये वाला चक्कर है। अतः कि जो जहाँ पे सेक्स एजुकेशन इज़ नॉर्मल, वहाँ पे आप स्वीट हार्ट क्या उसको जो मर्जी बोलो, वो स्वीट हार्ट से आगे नहीं जाता या जाती। ठीक है, क्योंकि उसको पता है भाई एक लिमिट है, एक बैरियर, मैच्योर है ना उनका माइंड। हम लोग कोई भी दूसरे लोग जो भी हैं, थोड़ा सा स्माइल कर लिया, थोड़ा सा मतलब इशारा होता नहीं, हम 10 इशारे बना लेते उसके, कॉन्वर्जेशन आगे पीछे होगी, हल्का सा प्यार दे दिया, स्माइल कर दिया, जानू बोल दिया, जान बोल दिया, कुछ कर दिया, वो कहता है जी मैं चौथे बच्चे का नाम ये रखना है, पांचवें का नाम ये रखना है। राइट, इधर जो रोल है ना सारा, ये जो एनर्जी है, जो कॉन्वर्जेशन करने का तरीका है, जो ख्यालात हैं जिधर जा रहे होते हैं माशाल्लाह,
उसका रिलेशन सेक्स एजुकेशन के साथ है। देखिए आप ये एक बार ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम पता है अगर आप सेक्स एजुकेशन दे रहे हैं ना, देखें आफ्टर ऑल ये आपकी एक नीड है। यू कांट से कि यार आपको पता है कि आपने एक दफ़ा कर लिया तो आप यू कांट से कि अच्छा अब मैं नहीं करूँगा। इट्स नॉट लाइक दैट, ठीक है, आपकी एक बेसिक नीड है। एट द सेम टाइम हमें ना जल्दी शादी के कल्चर को भी प्रमोट करना चाहिए ऑनेस्टली। एट द सेम टाइम अपोजिट है, यानी आप एक सेक्स एजुकेशन पे बात नहीं करते। एग्जैक्टली, ईज़ ऑफ मैरिज, डोरी सिस्टम ख़त्म होना चाहिए, ठीक है। आई थिंक मेल के लिए ये एक ऑनर की बात होनी चाहिए कि अगर वो किसी की बेटी को लेके आ रहा है तो वो सारा कुछ उसके लिए खुद अरेंज करे। एग्जैक्टली, वो उसके लिए खुद अरेंज करे सब कुछ, ठीक है, ये उसकी ज़िम्मेदारी है। तो आई थिंक कि अगर हम शादी को आसान कर दें और फिर सेक्स एजुकेशन पे बात करनी, दैट मेक सेंस। चूँकि अब सेक्स एजुकेशन पे बात किए जा रहे हैं, इन दी एंड पुत्र पूछेगा अब बाजी गाली करने दो कराओगे कदम ये गॉड। तो ये भी पॉइंट है कि मैं मतलब 25 साल हो गए, 30 साल हो गए जनाब, बातें सुनाए बात ही किए जा रहे हैं अब, तो अब करा भी दे मेरी, यू नो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको ना इसके साथ ये भी करना होगा। देवर गुड पॉइंट्स, ठीक है। हम बेसिकली पॉइंट ये था सेक्स एजुकेशन प्रमोट करनी चाहिए, मेक मैरिज ईजी। अगर कुछ सर्टेन एनर्जीज रिवॉल्व कर रही हैं तो उसके पीछे बहुत बड़ी रीजंस है, डोमिनोज है। अगर आप वापस, आपको हमने जवान कर दिया सर, 20-30 साल जी लें आप ज़िंदगी, क्या चेंज करेंगे? व्हाट मिस्टेक्स वुड यू फिक्स और व्हाट वुड यू ट्राई टू लर्न? चलें, सो बेसिकली आई वुड से कि लाइक डोंट वरी अबाउट दी व्हाट पीपल सेज, ठीक है। डोंट वरी अबाउट के यार इस चीज़ का स्कोप है, इस चीज़ का स्कोप नहीं है। जस्ट गेट यू नो फॉरगेट दिस वर्ड स्कोप। आजकल के दौर में द स्कोप इज़ फॉर द बेस्ट ऑनेस्टली। मेरी ये एडवाइस है कि आप जो भी कर रहे हो, आप जो भी आपका प्रोफेशन है, जिस भी आप फील्ड में हो, आप उसमें लगे रहो और आप कंसिस्टेंटली उसके अंदर काम करते रहो एंड ट्राई टू बिकम द बेस्ट। आपकी वो चीज़ सेल होगी, आप उसके अंदर एक्सेल करेंगे, आप उसमें कामयाब होंगे। दैट्स आई थिंक दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई वांट टू से कि फॉरगेट अबाउट व्हाट पीपल सेज। हम हमेशा इस स्कोप वर्ड के पीछे हम बहुत भागते हैं कि अरे ये कर लो, इस चीज़ का स्कोप है, ये कर लो, इस चीज़ का स्कोप है, इसका स्कोप नहीं है। तो आई थिंक कि हर फील्ड के अंदर अगर आप उसके बाबे बन जाते हो तो रिगार्डलेस ऑफ व्हाट यू डू यू विल बी द किंग, यू विल बी सक्सेसफुल, ठीक है। आप हर फील्ड के अंदर, हर प्रोफेशन के अंदर आप सक्सेसफुल हो जाओगे। एंड ट्राई टू शेयर योर सक्सेस, ये बहुत बड़ी बात है। आप देखिए, हम कहते हैं कि दौलत को अल्लाह के रास्ते में दो तो बढ़ती है, तो आप दौलत की ही बात क्यों करते हैं? आप हर चीज़ की बात क्यों नहीं करते? आप नॉलेज शेयर करो, आप नॉलेज बढ़ेगा। आप अपना टाइम लोगों के साथ शेयर करो, पीपल विल स्टार्ट स्पेंडिंग टाइम विद यू। आप लोगों में खुशियाँ बांटो, अल्लाह आपको खुशियाँ देगा। तो आई थिंक स्टार्ट शेयरिंग योर सक्सेस, कि जब आप जितने, और डोंट वेट फॉर कि आप देखें, आप कभी भी नहीं कह सकते कि आज मैं सक्सेसफुल हूँ। आई थिंक यू कांट से दैट। आपका ये एक जर्नी है, ठीक है। आपके हिस्से में जितनी सक्सेस अभी है उसमें से बांटना शुरू करो, उसके अंदर से लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करनी शुरू करो। आपकी वो सक्सेस का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा हर चीज़ के अंदर, एंड देन यू वुड सी कि आप सक्सेसफुल और साथ साथ इफेक्टिव फॉर द ह्यूमैनिटी भी हो। और आई थिंक दैट्स व्हाट आवर रिलीजन रिक्वायर्स फ्रॉम अस, दैट्स व्हाट वी आल्सो रिक्वायर फ्रॉम अस, दैट्स व्हाट आवर सोसाइटी रिक्वायर्स फ्रॉम अस।